मधुमक्खियाँ हमें सिर्फ मीठे मीठे शहद का रस स्वाद ही नहीं कराती, बल्कि हमारे किसान भाइयों के खेतों में लगे फसलों, पेड़ पौधों और सब्जियों से पैदावार को भी बढ़ा देती हैं। इसी पहलू को विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने विषय रखा है मधुमक्खियों का फल वृक्ष से अन्योन्याश्रय संबंध। मधुमक्खियां फूल और उसके रस के बिना जिंदा नहीं रह सकती हैं। इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके फूल का मकंद यानी रस ही मधुमक्खियों का आहार है। यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि 1 किलोमीटर के दायरे में अगर फूल हो तो उसका सुगंध मधुमक्खियों को लग जाती है और मधुमक्खियां वहां पहुंच जाती हैं। इसलिए यह हिदायत भी दी जाती है कि अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो बक्से को पेड़ या पौधे के आसपास ही रखें। आइए इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से जानते हैं और साथ ही साथ शुद्ध मधु का निष्कासन कहां से होता है वो भी जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। मधुमक्खी का फल वृक्ष से अन्योन्याश्रय संबंध है। मुझे इसको जस्टिफाई करना है कि ये कैसे। मधुमक्खियाँ जितनी भी हैं उसका अपना अस्तित्व यदि आप कहें तो बगैर फूलों और उसके रस और मकरंद के बिना बिल्कुल निष्प्राण सा है। चीनी के घोल पे आप उसे ज़्यादा दिनों तक जिला सकती हैं, मधुमक्खियों से काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मधुमक्खियाँ कहाँ उड़ के जाएंगी। फूल चाहिए, वो फूल कहाँ से आए। केवल फल वृक्षों से ही नहीं, फूल बहुत सारी जो हमारे पास अभिसंपदा हैं, जहाँ पर कि एक तो ये जितने भी पृथ्वी पर जिस भी तरह के पेड़ पौधे हैं सबों का कालचक्र शुरू ही होता है। बीज के बाद उसका अंकुरण होता है, अंकुरण होने के बाद जो जिस श्रेणी के पौधे हैं उस तरह से उसका विकास होता है, और विकास होने के बाद एक समय आता है जब उसमें फूल बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसको प्रजनन कार्य कहते हैं। और वो फूल जब बनते हैं तब उस फूलों के इससे उसमें जो मकरंद आता है, फूलों के रस, और ये मधुमक्खियों का पहला आहार है। और ये मधुमक्खियाँ फूलों की गंध को, उसकी घ्राण शक्ति इतनी अच्छी होती है कि कुछ मक्खियाँ तो 1 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ पर भी उसके उपयुक्त वो भोज्य पदार्थ है वहाँ तक वो भ्रमण करती है और वहाँ से वो मकरंद जमा करके लेके आती है, उसके रसों का निष्कासन करके वो लाती है। और वो मधुमक्खियाँ अपने, क्योंकि रानी तो बैठी रहती है बक्से में, उसके पहरेदार वहाँ रहते हैं, उनके जो श्रमिक हैं, कार्य करने वाली मक्खियाँ हैं, वो सब जगह घूमती हैं और उनके लिए वो भोज्य पदार्थ ला के वहाँ एकत्र करती हैं। और वो एकत्र करने के बाद तभी वहाँ पर फिर उस स्राव से मधु का निर्माण होता है। और मधु का निर्माण कैसे होता है कि उसके एक उचित समय है, जिस समय तक उसको उस आप मोमिया छत्ता जिसको कहते हैं, जिसमें कि वो आके निषेचित करती है अपने लिए, और वो धीरे धीरे जब वो गाढ़ा रूप ले लेता है तब वो शहद का रूप लेता है। और वो हम वैज्ञानिक क्या करते हैं कि उसके भर जाने के बाद उसको लेते हैं और उसकी ऊपरी परत को काट के हटा के, और हमारा एक जो ड्रम टाइप बक्सा है जिसमें
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है कि आप उस बक्से में जो फ्रेम रखने की जगह है वहाँ पर जब फ्रेम रख के, और वो मोटर चालित भी है और हस्त चालित भी है, हाथ से जब आप घुमाते हैं तो उसमें एक मोमेंटम पैदा होती है, और मोमेंटम पैदा होने के बाद उसमें जो शराब वहाँ पर नीत है वो बाहर की तरफ फेंकी जाती है, और वो उस ड्रम के किनारे में जमा होती है और नीचे में जाके संकलित हो जाती है। संकलन के बाद नीचे में एक उसका निकास द्वार है जहाँ से हम मधु को एकत्र करते हैं। इससे फ़ायदे से ये है कि जो पहले गांव घरों में मधुमक्खी के छत्ते लगते थे, और मधुमक्खी का छत्ता काटने वाले को आप बुलाते थे, और वो कभी धुआं दे के, कभी वो मास्क पहन के, ज़्यादातर धुआं दे के जला के, और जो गांव घरों में लगती है वो छोटी मक्खी की कम छत्ते लगते हैं, बड़ी मक्खी की ज़्यादा लगती है। बड़ी मक्खी क्या है कि वो आपकी जंगली है, वाइल्ड जिसको कहते हैं, और वो जंगली मक्खियाँ आपको नुकसान देती है। उसके शहद की गुणवत्ता में कमी कहीं नहीं है, लेकिन क्या है, उस तरह के छत्ते को जब आप निकालते हैं और उसको वो क्या करता है, लाया और आपके सामने कहा कि अच्छा दिखाने के लिए कि उसको काटा, और काट के एक कपड़े में रखा और उसको पूरा निचोड़ दिया। उसने इसका ख्याल ही नहीं किया कि उस छत्ते में कितने ब्रूड हैं, मतलब छोटी मक्खियाँ वहाँ पर हैं जो अभी वो उड़ने लायक हुई नहीं थी, जिसको अंडा बच्चा आप कहते हैं, और उसका भी रस निषेचित करके आपके लिए वो दे दिया, जो कभी भी किसी भी तरह से वो शुद्ध नहीं। तो ये अंतर है, हम जिसको पालते हैं उससे मधु का निष्कासन, और जो छत्ता हमारे गांव घरों में लगता है वहाँ से जब हम उसको एकत्र करते हैं उसका मधु निष्कासन, और उस माध्यम से जहाँ पर कि हम साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से कुछ करते ही नहीं हैं, इसलिए दोनों में ये फ़र्क है। और यही एक आधार था, जबकि लोगों ने सोचा कि नहीं, जो वहाँ पर उस तरह की मक्खियाँ हैं और उससे यदि इतने फ़ायदे हो सकते हैं तो इसका पालन जरूरी है, और पालन क्यों नहीं हो, इसके लिए लोगों ने इस पर बहुत तरह के अनुसंधान किए, शोध हुआ, और ये छोटी मक्खी जो है ये पालतू, जो आप यदि घर में पालना चाहें तो वो बड़े आराम से आपके साथ वो हो लेती है और आपके यहाँ वो बढ़िया से रहती है, उसका ये है। लेकिन दूसरी मक्खियाँ जो है वो पालतू नहीं है, वो हो सकता है कि आप लाएं तो सही, लेकिन वो रहेगी नहीं, उड़ के चली जाएगी। दूसरी मक्खियाँ जो विदेशी हैं, इटालियन ग्रुप की जितनी मक्खियाँ हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी गई होगी, वो मक्खियाँ बड़ी मक्खियाँ हैं, ज़्यादा मधु निषेचित करती हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो उन मक्खियों का भी एक अलग ये है। अगर भारतीय मधुमक्खियां और इटालियन मधुमक्खी की बात करें तो इटालियन मधुमक्खी से ज्यादा मधु निकाल सकते हैं। अब अपने विषय पर आते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जहां फूलों की संख्या ज्यादा होती है, चाहे सजावटी फूल हो या फिर पेड़ पौधे और फसलों के फूल, वहां ढेर सारी मधुमक्खियां रहती ही हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी फूल हैं उन सभी फूलों से मधुमक्खियां मकंद यानी रस लेती हैं। हम जहाँ पर बात कर रहे हैं ये आपका एपिस इंडिका की बात है, जो कि हमारी यहाँ की इंडियन भारतीय मक्खी जो है, और उससे जितने मधु को आप संकलित करते हैं और उससे जो आपको फ़ायदे होते हैं, ये इटालियन मक्खी में ज़्यादा मधु देने की क्षमता तो है। हमारा मतलब सिर्फ इससे है कि हम अपने फल वृक्षों से कैसे इसको जोड़ते हैं। उद्देश्य सिर्फ मेरा यही था कि मधुमक्खियों का आधार फूल है, चाहे वह फल वृक्षों के फूल हों, सब्जियों के फूल हों, आपके दलहनी फसलों के फूल हों, ऐसे जो हमारे यहाँ गर्मी के, जाड़ा के, बरसात के जो एनुअल्स आते हैं, वार्षिक फूल जो होती हैं, उससे भी ये होती हैं, और भी दूसरे तरह के फूलों के पौधे जिसको कि हम
ऑर्किड्स कहते हैं, ये जंगलों में हुआ करता था, अब उसकी भी खेती होने लगी, अब उसको भी फायदा हम लोग कर रहे हैं। तो उस तरह के भी फूल होते हैं, उसके भी फूलों से वो मकरंद कलेक्ट करके और अपने लिए वो भोज्य पदार्थ तैयार करती है और आपके लिए वो शहद का निर्माण करती है। दोनों में अनुनासिक संबंध इसलिए है कि अकेला ये मधुमक्खी, अकेली मक्खी का अपना अस्तित्व नहीं है। कीट विज्ञान वाले कहते हैं ये मधुमक्खी हमारी धरोहर है, इसलिए कि वो कीट है। मैं कहता हूँ कि नहीं, वो हमारी धरोहर है, क्योंकि बगैर फूलों के उसका अस्तित्व ही यदि नहीं है तो फिर वो हमारी धरोहर है। और इसीलिए उद्यान में मधुमक्खी पालन, जिसको कि एपीकल्चर कहते हैं, ये हमारा विषय है और उसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। अभी हम अपनी सुविधा के अनुसार कीटों के वर्गीकरण में उसको हम चाहे जितनी बात कह लें, ये हमारी धरोहर है और ये कीट विज्ञान की चीज़ है, ऐसी बात नहीं हो। हमारा जितना उनका कीट विज्ञान है उतना ही उद्यान है। इसीलिए उद्यान और कीट दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, बगैर एक दूसरे की अस्तित्व खतरे में। जिस समय के वातावरण में फूल कम हो जाती हैं, उस वक्त हम उसको जलाने के लिए चीनी का घोल पिलाते हैं। चीनी के घोल से उसकी हम अस्तित्व बना सकते हैं कि वो जिंदा रह सके, लेकिन वो क्रमशः रुग्ण होती चली जाती हैं, उसमें कार्य क्षमता जो है वो शिथिल होती चली जाती है और वो मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा मरणासन्न होके अपना प्राण त्याग कर देती है, वो किसी के काम में नहीं आती। फिर जैसे ही उसको वातावरण में फूलों का चारों तरफ समावेश यदि हुआ, तब उन फूलों के तरफ वो जब आकर्षित होती हैं, जब मधुमक्खियाँ उड़ने लगती हैं, जाने लगती हैं, उसमें कार्य करने की क्षमता जब बढ़ती है तो उसमें प्रजनन शक्ति भी बनती है और फिर धीरे धीरे उसको इतनी फास्ट मल्टीप्लाई होती है, इतनी तेज़ी से मधुमक्खियों का निर्माण होता है कि उसकी कॉलोनी तुरंत बढ़ जाती है। आप लोग सब लोग समझदार और सब लोग ही गांव घरों से जुड़े हैं और सबों को ये जानकारी है कि सालों भर, केवल बरसात के कुछ महीने को छोड़ के सालों भर आपके यहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप पे तरह तरह के फूल उपलब्ध हैं, चाहे वो फलों के हों, सब्जियों के हों या मौसमी फूल हों। इसके अलावा भी जंगलों में, जिसको कि हम नहीं अपने से उत्पादित करते हैं, लेकिन वहाँ पर यदि वो किसी भी तरह की संपदा है तो उस संपदा के हिसाब से वहाँ पर सब चीज़ फूलों से ही निर्मित होती है। इसलिए मधुमक्खियाँ वहाँ पर भी भ्रमण करती हैं और वहाँ से अपने लिए वो भोज्य पदार्थ संग्रहण करके और अपने आवास में ले आती हैं और उस मधुमक्खी के छत्ते में आके अपने वहाँ पर निषेचित करती है, वो आपके लिए मधु तैयार करती है। वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन करने पर हमें अलग अलग तरह के फूलों से प्राप्त मधु मिलते हैं, जैसे लीची के फूल से प्राप्त मधु, सरसों के फूल से प्राप्त मधु, सहजन के फूल से प्राप्त मधु। मधुमक्खियां फूलों से ही पराग भी लेती हैं और यहां तक कि ज्यादातर फूलों के परपरागन मधुमक्खियों के द्वारा ही होते हैं। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि मधुमक्खियां और फल वृक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारा हमेशा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम इसको जरूर जानें कि कब कौन से फल, कौन सी सब्जियां, कौन से अन्य मौसमी फूल हमारे यहाँ उपलब्ध होती हैं, जो मधुमक्खियों को हमेशा वातावरण में अभी इनके पास जो मधु संकलन होता है इसको कैटेगराइज किया है इन्होंने। इनके यहाँ सहजन के फूल के भी मधु मिल जाते हैं, लीची की फूल के मधु मिल जाते हैं, आपके सरसों के तो साधारणतः मिलती हैं, लेकिन वो जाड़े में ही जब सरसों होती है,
सूरजमुखी के फूलों की मधु मिल जाती है। जामुन में बहुत कम फूल होते हैं और जामुन से एकत्र कर पाना वो प्योर मधु नहीं हो पाता, कारण हमारे यहाँ जहाँ पर भी जामुन के वृक्ष हैं वो कहीं पर उसका बाग नहीं है। 1 2 4 आपको जामुन के गाछ मिलेंगे, साथ में दूसरे फल वृक्ष हैं। तो जब मधुमक्खियाँ वहाँ से लाती हैं तो खाली जामुन का एकत्र नहीं करती, दूसरे का भी वो, कारण एक साथ जितनी मक्खियाँ जाती हैं, जितने वर्कर्स हैं, वो मधुमक्खियाँ जाके वहाँ से केवल मधु जामुन से नहीं लाती, वो दूसरे जगह भी जाती है, तीसरे जगह भी जाती है, चौथे जगह भी जाती है, जिसको जहाँ सहूलियत होती है अपने रेडियस में वहाँ तक वो जाती हैं मक्खियाँ, और वहाँ से अपने लिए वो मकरंद कलेक्ट करती हैं और वहाँ से संकलन करके यहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो उसमें हम ये क्लेम नहीं कर पाते कि ये जामुन का ही है। जिस तरह से सहजन का मैंने इसलिए कह दिया कि सहजन बहुत जगह ऐसे लगे हुए हैं कि गांव घरों के पास सहजन के दोनों तरफ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, और उसमें जब फूल होते हैं और वहाँ पर जब बक्से को हम रख देते हैं तो उस बक्से में जितना संकलन होता है उसको हम अंश तक कह सकते हैं कि नहीं, ये सहजन के ही फूलों का मधु वहाँ पर संकलित है। उसी तरह से जहाँ पर मधुमक्खी सरसों के खेत में जब हम अपने बक्सों को ले जाकर लगा देते हैं और वहाँ पर जब संकलित होती है तो वो सरसों की, लीची के जब फूल अभी आएंगे फरवरी मार्च में, उस समय में जब लीची के बगीचे में हम मधुमक्खी के बक्सों को लेकर वहाँ पर लगा देंगे और वहाँ पर जितने मधु संकलित होंगे उसको हम कह सकते हैं कि ये लीची की मधु है। जिस तरह से श्रीनगर में झील में वो कमल के फूल ज़्यादा उगाते हैं और वहाँ पर कमल के फूल इतने ज़्यादा होते हैं कि श्रीनगर की लोटस हनी बहुत ही फेमस है। वो लोटस हनी वो दूसरी जगह नहीं, कारण हमारे यहाँ उस तरह के कमल का उत्पादन होता ही नहीं। जगदीशपुर ब्लॉक के सामने में एक पोखर है जिसमें कमल ज़्यादा है, तो वहाँ पर कोई बक्सा रखता नहीं। वहाँ पर यदि कोई बक्सा रखे तो वहाँ पर उस तरह के कमल के फूलों से मधु संकलित हो सकता है, लेकिन वहाँ पर कोई रखता नहीं। बहुत जगह पावापुरी में कमल है, पावापुरी कोई ज़्यादा नहीं, वहाँ पर उस तरह का विस्तार होता नहीं कि कोई लोग उस तरह से अपनी रुचि लेके यदि रखना चाहें तब हो सकता है, नहीं तो कोई संस्था उसको यदि करना चाहे तो हो सकता है कि उस जगह पर नहीं पहुँच सके और वहाँ पर यदि जाए तो उसकी सुरक्षा कौन करे, इसकी बात आती है। तो मधुमक्खी का संबंध हम बहुत ही तरह से यदि आप देखें तो इसका खाली फलों से ही नहीं, फलों से अनुनासिक संबंध इसलिए कि हम एक दूसरे का पूरक हैं। इसको मैं बार बार बहुत तरह के उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ कि ये एक दूसरे का पूरक है और पूरक रहेगा, क्योंकि बगैर फूलों के मधुमक्खियों के अस्तित्व की परिकल्पना बेमानी है। फूल चाहिए, फूल यदि नहीं होगा मकरंद कहाँ से आएगा, उसकी रसों को कहाँ से निषेचित करेंगी, और वो यदि आके जमा होता है और जमा होने के बाद यदि वहाँ पर आप उसको लेती हैं तो ये बहुत बढ़िया संजोग है कि आपको अच्छे मधु का ये होगा। अब इन मधुओं को संकलित करने के बाद भी जिस तरह से आपको निकालने की विधि बताई गई होगी या बताएंगे लोग, तो वो आपको दिखाएंगे कि ड्रम होता है किस तरह का, उसमें जब फ्रेम लगाने की जगह होती है, अब फ्रेम किस तरह से हम लगाते हैं और उसको किस तरह से हम रोटेट करते हैं, उसके बाद वहाँ से मधु किस तरह से हम संकलित करते हैं और उन मधु को फिर आपको प्रोसेस कराते हैं। वो मधु ही प्योर मधु नहीं, उसमें भी जल का अंश थोड़ा ज़्यादा होता है। उसको प्रोसेस कराने से, ताकि उसमें आप जिनके पास प्रोसेसर नहीं है उसके लिए एक तरीका है कि आप उस मधुमक्खी से जो भी आपके मधु संकलित हुए उसको लेके आप धूप में ऊपर में कपड़ा बांध के, सूती कपड़ा बांध के और उस बर्तन को आप रख दें, तो उसमें जितनी गंदगी होगी, जितनी अशुद्धियाँ होंगी, वो सब फैन बन के ऊपर आ जाए। और वो या नहीं तो उसका दूसरा तरीका है कि आप डबल बाथ, मतलब बड़ा टोपिया लें, उसमें पानी भरें और एक छोटे टोपिए में मधु रखें और उसको टोपिया को जो आप पानी पे डालेंगे तो उसके नीचे में एक कोई ऐसी ऊंची चीज़ रखें, जिस तरह से आपने प्रेशर कुकर देखा होगा। प्रेशर कुकर में हम उसके सेपरेटर्स को जब लगाते हैं तो उसमें एक
हम टिफ़िन में लगाने वाली एक कड़ी जैसी वो लगाते हैं, और उस कड़ी को लगाने का मतलब क्या है कि उस डब्बे का सीधा संपर्क उसके पेनी जगह रह जाती है। तो उसको जब आप रख देंगे उस तरह से, और तब धीरे धीरे आप उसको गर्म करें, तो पानी जैसे जैसे गर्म होगा और वो भी गर्म होता चला जाए, क्योंकि इसका ताप का संचरण जो होता है तो उससे होगा, और उससे आपको जल्दी निजात मिल जाएगी। उसमें जितनी गंदगी होगी उसको आप धीरे धीरे निकालते जाएं। फाइनली जब वो ठंडा हो जाए तो उसको अच्छा साफ मलमल के कपड़े से उसको छाँक के और स्टरलाइज बॉटल में आप यदि उसको संकलित कर देते हैं तो बहुत दिनों तक आपकी वो मधु जो है वो सुरक्षित रह सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत होती नहीं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि सभी तरह के फल वृक्षों से प्राप्त मधु स्वादिष्ट नहीं होते। जी हाँ, जैसे आम के फूलों से यानी मंजर से प्राप्त मधु में तीखापन पाया जाता है। नीम के फूलों से भी मधु प्राप्त होता है। नीम का मधु डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अभी फल वृक्षों में आम के भी फूल आते हैं। आम के फूलों के इससे जो मधु संकलित होता है उसमें थोड़ा सा तीतापन है, तितकुट जैसा है, उसमें मिठास उतनी नहीं है। नीम के फूलों से भी लोग उसके निमौरी जब लगती है ना तो इसमें, तो नीम में जब फूल आता है तो वहाँ से भी लोग मधु एकत्र करते हैं, और उस मधु को स्पेशली डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए रखा जाता है कि भाई ये नीम के फूलों का मधु है और उससे उसको फ़ायदा होता है। उसी तरह से हमारे यहाँ जो है अभी इस बार हम लोग बक्सा लगा के रखेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, और स्ट्रॉबेरी के फूलों से देखते हैं कि कितना परसेंटेज हम मधु उससे कलेक्ट कर, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के फूल तो बड़े छोटे छोटे होते हैं और उसमें ज़्यादा फूल नहीं होती, जितनी मांस में फूल लीची में, आम में मिलता है, सहजन में मिलता है, उतने फूल उसमें नहीं होते, लेकिन फिर भी फूल तो है। और फूल होने से वहाँ पर यदि एक दो बक्सा रख के हम देखेंगे कि तो उसमें फूल के साथ साथ उसमें कितनी परसेंटेज मधु आती है, तो उससे लगेगा कि हाँ यहाँ पर मधु संकलन के लिए मधुमक्खी के बक्से को रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है। और उसके बाद उससे संकलित मधु को विश्लेषण करके हम लोग देखेंगे कि उसकी आम जो शहद है वो शहद और ये शहद दोनों में क्या है, कौन सी ज़्यादा चीज़ हमको मिली, कौन सी ज़्यादा चीज़ नहीं मिली। कभी भी केले के फूल की सब्जी खा के देखा है आपने? उसमें जो तीतापन है, और वो भी ये तो सब्जी खाने लायक नहीं है। हमारे यहाँ जो अभी ये लगा हुआ है रोबस्टा बसरा जिसको कह रहे हैं, ये किसी काम का नहीं है। सब्जी वाले केले का जो फूल है उस फूल की सब्जी अच्छी होती है, और चिनिया जो देसी चिनिया है उसके फूल की सब्जी अच्छी होती है। वो सब मवेशी भी नहीं खाना चाहता है, तो दूसरे की बात ये नहीं है, क्योंकि उसकी जो फूलों की गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है और वो खाने लायक नहीं है, इसलिए वो खाया नहीं जा सकता। जिसके कारण हम लोग तो इतने चतुर हैं कि हम लोग अपने स्वाद के अनुसार सारी चीज़ों का वर्गीकरण करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है, कौन सी चीज़ हमें पसंद है, कौन सी चीज़ पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ों का वर्गीकरण करते हैं, और जिस लोकेलिटी में जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है उसी की खेती ज़्यादा होती है, दूसरी जगह वो उस तरह की नहीं होती। कारण हम लोगों का सारा ध्यान उस जगह जाता है कि हम किस चीज़ की खेती कर रहे हैं। और कारण अब जो खेती हो रही है सब व्यावसायिक खेती। व्यावसायिक खेती में आप बाज़ार की तरफ निहारते हैं कि कौन से बाज़ार में क्या ला के हम दें कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा हमको मिले। उसके लिए हम लोगों के पास तरह तरह की टेक्निक, अभी कोई आपको घुमाया या नहीं घुमाया, तो हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी होती है। संरक्षित खेती में क्या है कि पॉली हाउस के बारे में आप जानते हैं? पॉली हाउस यदि नहीं जानते हैं तो कभी यहाँ से निकलिए तो टिश्यू कल्चर लैब के बगल में पॉली हाउस है। हाँ, मतलब पन्नी वाला जो है वो पॉली हाउस है।
जिसमें जाली लगा हुआ है वो नेट हाउस, हाँ शेड नेट उसको कहते हैं। तो शेड नेट क्यों कहते हैं कि उसमें जो सूरज की किरणें आती हैं वो छन के जाती हैं, उसमें वो तेज़ वहाँ पर जो पौधे रखे हुए हैं उसको वो नहीं मिलती है। धूप मिलती है लेकिन छन के मिलती है, ठंडी धूप मिलती है जिसमें वो तेज़ी नहीं होती। लेकिन वही यदि खुले में हो तो उसको जिस तरह से धूप जहाँ पर मिलती है वही डायरेक्ट उसको मिलेगी, इसीलिए शेड नेट की। क्योंकि आप साधारणतः जानते हैं कि किसी भी सब्जियों के या फूलों के जब आप सीडलिंग लगाते हैं तो वो सीडलिंग हम शाम की तरफ लगाते हैं। क्यों शाम को लगाने के लिए कहते हैं? इसलिए कि उस वक्त हमारी जो सूरज की रोशनी होती है उस तेज़ कम हो जाती है, वो ढलान की तरफ होती है और शाम होते होते उसको शाम से लेके सुबह होने तक 12-14 घंटे ऐसे मिल जाते हैं जबकि उसकी जड़ें सक्रिय हो जाती हैं और वो जो आप पानी डालते हैं उसको लगाने के बाद उसकी जड़ इस तरह से फैल जाती है, काम करने लगती है कि उसके सारे पत्ते सीधे हो जाते हैं। तो जिस पत्ते से ज़्यादा वाष्पीकरण होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से दूसरा पत्ता लगा देते हैं ताकि सूरज की रोशनी ज़्यादा उसमें नहीं पड़े। आप कभी गोभी का जब सीडलिंग लगाते हैं, बैगन का सीडलिंग लगाते हैं, फूलों का सीडलिंग लगाते हैं तो केला का थम का टुकड़ा काट काट के उस तरफ से लगा देते हैं जिधर से धूप उसको ये करती है। 2-3 दिन करने के बाद जब वो अस्थाई हो जाती है, उसके पत्ते जब बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं तब फिर सूरज की रोशनी का उसको असर नहीं होता है, क्योंकि लगातार आप पानी देती रहती हैं और उसको जब आप ठीक ढंग से केयर करते हैं तो उसमें एक अस्थायित्व आ जाता है और उसके अस्थायित्व हो जाने से आपके पौधे लग गए और उसमें नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। मधुमक्खी से अन्योन्याश्रय संबंध का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि हम फूलों पर निर्भर हैं और फूल जहाँ जहाँ है, चाहे वो फलों की हो या सब्जियों की हो या मौसमी फूलों की हो, वहाँ से ये मधुमक्खियाँ अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करती हैं और ये एक दूसरे का पूरक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मधुमक्खी और फल वृक्षों के साथ उसका अन्योन्याश्रय संबंध है। यदि ये संबंध नहीं होगा, जिस तरह से हम कहते हैं कि ये औरतों के लिए जिस तरह से चोली और दामन का संबंध है कि यदि वो ब्लाउज पहनती है, आंचल यदि नहीं हो तो बिल्कुल वो बेढंगा लगेगा, वो एक दूसरे के अस्तित्व को ये नहीं पूरी कर सकता है। इसीलिए ये कि यदि फूल है तभी उसका अस्तित्व है, यदि फूल नहीं है तो फिर उसको चीनी के घोल पर ज़्यादा दिनों तक जिलाया नहीं जाता और उसकी अस्तित्व जो है वो हमेशा खतरे में होगी। तो ये एक जानकारी है। तो किसान भाइयों, आज के भाग में आपने जाना फल वृक्ष और मधुमक्खियों में अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी फलों का उत्पादन मधुमक्खियों पर निर्भर करती है और मधुमक्खियां अपने लिए शहद इकट्ठा करने के लिए फूलों पर निर्भर करती हैं। और इस प्रकार से हमें मीठे मीठे शहद मिलते हैं और साथ साथ फलों का उत्पादन भी बढ़ता है। साथ ही साथ आपने जाना कि चीनी के घोल से हम मधुमक्खियों को ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रख सकते। हमें मधुमक्खियों को फल वृक्षों के आसपास ले जाना जरूरी होता है। इस विषय से जुड़ी और भी जानकारियां हैं, वो हम देंगे लेकिन अगले भाग में।